हाँ जी शिवानी, गुड इवनिंग। तो काफी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। वी हैव सीन नंबर ऑफ थिंग्स ओवर हियर। और अब इनके बियॉन्ड हम जाएंगे यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे देखा था समथिंग ऑफ माय जीपीपी, एनपीपी। ये हमने देखा था। क्या होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सिंपली मींस जीपीपी माइनस माय रेस्पिरेशन। तो मैंने कहा यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो ये हमने सीखा था, ये हमने जाना था यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने सीखा था। सो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स राइट, दे आर लाइक वेरी सिंपल सिंपल थिंग्स वी हैव सीन। हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर आपका बन रहा है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। चाहे वो गाय के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपका बन रहा है, लेपर्ड के अंदर बन रहा है, वॉट एवर ऑर्गेनिक मैटर इज गेटिंग फॉर्म्ड इनसाइड द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। So these are the things we have done। और इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारी अगली कहानी, द कहानी ऑफ योर डीकम्पोजिशन। अब जब मैं डीकम्पोजिशन की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे हम बात करते कुछ, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है कुछ पार्ट्स के अंदर। यू विल हैव समथिंग लाइक अ फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। और डीकम्पोजिशन करने के लिए आपके जो मेन प्लेयर्स यहाँ पे आपके होते हैं वो है आपके यहाँ पे फंगा और बैक्टीरिया। याद रखना, फंगा बैक्टीरिया आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ डीकम्पोजिशन। इसके अलावा आपका अर्थफॉर्म होता है, इंसेक्ट होता है, बट वो लोग मेन रोल प्ले नहीं कर रहे होते हैं। मेजर रोल तो आपके ये लोग ही प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन को लेके इफ आई टॉक अबाउट फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में आपको यहाँ पे क्या होते हुए मिलेगा कि इसके अंदर आपका जो लीफ होता है ना, लीफ को हम ब्रेक डाउन करते हैं, या अगर कोई नीचे कार्कस पड़ा हुआ है, मतलब कोई डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई किसी एनिमल की, तो उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा कई सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर। अब फ्रेगमेंटेशन जनरली आपका करा जाता है बाय द इंसेक्ट। जैसे आपका अर्थवॉर्म हो गया या कोई दूसरा आपका इंसेक्ट हो गया, ये आपका करते हैं फ्रेगमेंटेशन। सो अगर समझो आपके लीफ नीचे गिरे हुए आपके सारे जमीन पे, उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड दैट इज समथिंग डन बाय माय अर्थवॉर्म एंड अदर इंसेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं आप एज अ फ्रेगमेंटेशन। अब जब आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद कई सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जो सॉइल के अंदर इकट्ठा नहीं होंगे, वो सॉइल के बॉटम में चले जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, जब आपने फ्रेगमेंटेशन करने के बाद कई सारा आपका मैटर जो होता है ना, वो आपका सॉइल के कॉलम को बाईपास करके एकदम नीचे तक चला जाएगा। उसे हम बोलते हैं यहाँ पे लीचिंग। तो जब लीचिंग आपकी होती है तो लीचिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी आपका पार्टिकल्स आपके बने, मेनी ऑफ द इनऑर्गेनिक कंटेंट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल बेड। वो सॉइल के एकदम नीचे चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो किसी भी काम का नहीं होता। उसे ना ही प्लांट यूज कर पाते, ना एनिमल्स यूज कर पाते हैं। इट कम्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉइल। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लीचिंग। इसको हम वापस से सीखेंगे आगे जाके, राइट। विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल, बट मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ। एक बार लीचिंग हो गया, उसके बाद जो भी सॉइल के अंदर आपको मैटर मिल जाए ना, जो भी आपको ऑर्गेनिक मैटर आपको मिल जाए, उसके साथ आप करोगे यहाँ पे अपनी कैटाबोलिज्म। दैट मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे आपके फंगाई और बैक्टीरिया आएंगे और आपका जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल के अंदर, उसे ब्रेक डाउन करना चालू करेंगे। सो दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग देम डाउन। और जो ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं, तो जब ये अपना काम करना चालू करते हैं, उसके बाद देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमस। जब कैटाबोलिज्म चालू होता है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमस, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ह्यूमिफिकेशन। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक सॉइल के अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट मीन्स ह्यूमिफिकेशन वहां पे हो रहा है। सो जब बैक्टीरिया फंगा एक्ट करना चालू करते हैं, कैटाबोलिज्म चालू करते हैं, उसके बाद इज अ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस एक आपका डार्क कलर का सॉइल होगा जिसके अंदर काफी ज्यादा मिनरल कंटेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ह्यूमस। और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन। और उसके बाद आखिरी स्टेप मेरा यहाँ पे आता है मिनरलाइजेशन, जो मैं आपको आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो चलिए अब इसे हम यहाँ पे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थवॉर्म हमारा फार्मर्स का फ्रेंड होता है, राइट। यू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। अर्थवॉर्म हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर दैट गेट्स इनटू द सॉइल। दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स एंड ग्रास इनटू थिंग्स प्लांट कैन यूज। हम लोग ये बात जानते हैं, अर्थवॉर्म हमारे लिए काफी काम का होता है। वी नो दिस थिंग, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे डिकम्पोज हो रहा है आपके यहाँ पे एनिमल। यहाँ पे आपके फल डिकम्पोज हो रहे हैं। देखा होगा आपने, अगर आप फल को रख दो ना काफी लंबे टाइम के लिए सड़ने के लिए, तो ऐसे ही डिकम्पोज हो जाते हैं वो। फंगा यहाँ पे एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर।
The process of decay that takes place when a living thing changes chemically after dying. So that is my decomposition. So death के बाद everything will get decomposed. जो एक याद रखना ये बात, decomposition एक बहुत ही important event है आपके इकोसिस्टम का. इसके वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल के अंदर आते हैं, और एक बार आपके सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर आए हैं, then you can carry out your like growth of plant, or plants can absorb those nutrients to carry out their growth. Everything can be done very smoothly. ठीक है, चलो. So complex organic matter को हम break down करते हैं into water, carbon dioxide and nutrients. So basically आप decomposition जब आप कर रहे होते हो तो क्या किया जाता है, हम complex organic matter को break down करके we can make it into water, carbon dioxide and nutrients. So decomposer break down complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients. That is going to be your decomposition. Okay. Now, example of decomposer. Earthworm डाला हुआ है, fungi आ गया, mushroom मतलब fungi, insect and your bacteria. याद रखना है मेजर कंट्रीब्यूटर आपके हमेशा रहेंगे आपके यहाँ पे फंगाई एंड बैक्टीरिया. अर्थवर्म का काम होता है लेकिन उसका इतना हाई डिग्री का काम नहीं होता उसका, राइट. इट विल हैव इट्स रोल बट नॉट एज हाई एज व्हाट फंगाई एंड बैक्टीरिया डज. कई सारे इंसेक्ट भी आपकी हेल्प करते हैं. सो दे आर द एग्जांपल ऑफ माय डिकम्पोजर्स. ठीक है, काफी सिंपल चीजें ये सब, बट अगर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना. अगर कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट अगर समझ ना आए या लगे कि यार सर ये स्लाइड पे क्या था, तो प्लीज पूछ लेना. ठीक है. नाउ सो दे आर द वन व्हिच विल लीड टू अ डिकम्पोजिशन. डेड प्लांट रिमेन्स, जैसे आपके लीव्स हो गए, आपके ट्री के कुछ हिस्से आपके यहाँ पे हो गए, फ्लावर्स आपके यहाँ पे हो गए. Dead remains of animals, right? You have dead remains of animal, dead remains of the plant. They will all can be called as my detritus. याद रखना, जो भी आपके जमीन पे पत्ते पड़े हुए हैं या कोई भी डेड एनिमल अगर आपका सॉइल के अंदर है, you can call them as a detritus. याद रखना, इनके लिए एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, detritus. अब detritus जो आपका यहाँ पे है, it is a raw material for my decomposition. इसको ही हम ब्रेक डाउन करेंगे बेसिकली. अगर आपके सॉइल के अंदर एक पेड़ गिरा हुआ है, राइट, वो है आपका डिट्रेटस. उसको ही हम ब्रेक डाउन करके उसमें से मिनरल निकालेंगे. तो ये बात याद रखना, ये टर्म बार बार आपके सामने आएगा. सो व्हाट इज माय डिट्रेटस? ऑल द रॉ मटेरियल, ऑल द डेड एनिमल और प्लांट इन द सॉइल इज माय डिट्रेटस. चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं. आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा आपको यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड इट्स नेचर इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या रेप्लिकेटिंग. बताइए बताइए, बोलिए. पूजा डागर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी. शिवानी क्या लग रहा है? सर बी. राइट, इट इज योर इनऑर्गेनिक. सो यस, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनऑर्गेनिक कंटेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, जो मैंने आपको, जिसका आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया वैसे भी दे चुका हूँ. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज स्टेप्स. So important steps in a process of decomposition are going to be fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. तो एक एक करके हम इन स्टेप्स को समझेंगे, सीखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कि आपके सामने आपका डिट्रेटस है. आपका जो डिकम्पोज करने के लिए आपका जो लीफ है, एनिमल है, वो आपके सामने वहां पे पड़ा हुआ है. सो एनवायरमेंटल कंडीशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म लाइक काफी एक रोल प्ले करते हैं यहाँ पे. दीज आर द थिंग्स व्हिच वी विल स्टडी लेटर ऑन. मतलब ये भी आएगा आगे. लेट्स स्टार्ट ओवर हियर. जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो यू हैव अ डिट्रेटस. इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर. सो दिस विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, और इनको पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कौन कर रहा है? डिट्रीवोर्स. वी कॉल देम एज अ डिट्रीवोर्स. सो आपके इंसेक्ट आपके यहाँ पे हो गए, आपके ये भी आपका इंसेक्ट ही है. यू कैन ऑल्सो हैव योर अर्थवर्म. So these are all my detrivores. So detrivores की मदद से what I'm doing over here, मैं यहाँ पे अपने detritus को small particle में break down कर रहा हूँ. बस इतना ही यहाँ पे होता है और कुछ नहीं होता. You will find the small particles are getting formed. बस इतनी चीज आपके यहाँ पे होगी. Returns essential nutrient to the environment. ठीक है, बस आपको याद रखना है कि fragmentation के दौरान you will find कि इन leaves को break down करके you will get small particles are getting formed over here. That's it. ठीक है, एक बार आपने कर लिया fragmentation, उसके बाद कई सारा इनऑर्गेनिक कंटेंट आपका सॉइल में से पास होके नीचे तक पहुंच जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज माय लीचिंग.
तो लीचिंग आपको याद रखना है, लीचिंग एक आपका ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से कई सारा कंटेंट आपका सॉइल के अंदर से पास होकर नीचे तक पहुंच जाता है और उसे कोई यूज नहीं कर सकता। आप ये मत सोचना कि लीचिंग करके जो भी आपके यहाँ पे नीचे इकट्ठा हुआ है उसको प्लांट यूज कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका नीचे बस इकट्ठा हो जाता है सॉइल बेड के ऊपर। सो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड दैट इज कॉल्ड एज माय लीचिंग। गेट प्रेसिपिटेटेड एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट। सो जो भी आपके नीचे यहाँ पे आ चुका है उसे प्लांट या एनिमल कभी भी यूज इस्तेमाल नहीं कर पाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज माय लीचिंग। तो याद रखना, आई होप लीचिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई टर्म समझ ना आए तो पूछ लेना, दिमाग में रखना कि नहीं समझ आया, राइट। सो प्लीज आस्क इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज अनक्लियर टू यू। सो लीचिंग हमने यहाँ पे कर लिया। सो लीचिंग के बाद याद रखना, यू विल फाइंड एवरीथिंग विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द वाटर। ओके, ये काम का नहीं होता, ये ना ही प्लांट के काम का होता है ना एनिमल के काम का होता है। आफ्टर दिस यू विल हैव द कैटाबोलिज्म। अब यहाँ पे आपका बैक्टीरिया और फंगाई काम करना चालू करेगा। तो जो भी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी रह गया है ना, that will get broken down with the help of my bacteria and fungi. So complex organic molecule will convert into simple organic molecule. So complex organic molecule आपका convert किया जाएगा into a simple organic molecule. That is something which will be happening with the help of my bacteria and fungi. मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपका अगर सॉइल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, अगर आपका सॉइल के अंदर यू हैव कार्बोहाइड्रेट, देन ये कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू मच मोर सिंपलर फॉर्म लाइक ग्लूकोज। ठीक है, ये भी फर्दर आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर बाद में। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम लाइक सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं एंड दैट इज ऑल डन बाय माय बैक्टीरिया एंड फंगल आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी डूइंग दैट। ठीक है, सो जैसे जो भी आपके डिटेल्स होगा उसको लोग ब्रेक डाउन करना यहाँ पे चालू करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दैट इज व्हाट माय कैटाबोलिज्म मींस। सो जब भी आपके सामने कैटाबोलिज्म आएगा तो याद रखना बैक्टीरिया फंगा इन्वॉल्व हो रहा है एंड दे विल ब्रेक द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। अब जब आपका ये प्रोसेस होता है कैटाबोलिज्म करने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज माय ह्यूमस। और जब आपका ह्यूमस बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस के बारे में जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा ना तो याद रखना दैट ह्यूमस इज अ डार्क एमोर्फस सॉइल। ये आपका डार्क सॉइल होता है आपका यहाँ पे। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आपने देखा भी होगा, कई बार आपने सॉइल में देखा होगा ऐसा डार्क सॉइल आपको जब मिलता है ना, दैट इज नथिंग बट माय ह्यूमस। अब ह्यूमस जो आपका यहाँ पे बना है, आप ऐसा सोचो कि ह्यूमस जो आपका डार्क कलर का जो आपका सॉइल है, इट हैज हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स और इसको अभी हमें और ब्रेक डाउन करना है। सो जब आपका ह्यूमस बनता है ना, व्हेन यू फाइंड द ह्यूमस इज फॉर्म्ड आफ्टर कैटाबोलिज्म, आपके ह्यूमस के अंदर काफी ज्यादा मिनरल्स इंटैक्ट होते हैं और जब मैं इस ह्यूमस को ब्रेक डाउन करूंगा उनमें से मिनरल्स निकलेंगे एंड दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल। तो ये बात आपको याद रखनी कि ह्यूमस हमारा बन चुका है और ह्यूमस विल हैव अ हाई इंटैक्ट मिनरल्स और अभी मेरे ह्यूमस को मैं और ब्रेक डाउन कर सकता हूं और मैं करूंगा, मतलब नेचर उसे ब्रेक डाउन करेगा ताकि उसमें से मिनरल्स निकल सके। क्या इतनी बात आप सबके यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बता दो। एक तो ऑनलाइन क्लास में हम देख थर्ड वाला स्टेप रिपीट कर दो। थर्ड वाला ना, थर्ड वाला पॉइंट आपका यहाँ पे ये है, कैटाबोलिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो भी होता है ना सॉइल के अंदर, उसको हम ब्रेक डाउन करें टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। और ये करने के लिए आपके बैक्टीरिया और फंगाई आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बस। और जब आपका कैटाबोलिज्म आपका होता है ना, जो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसके साथ साथ आपके सॉइल के अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन होगा एंड दैट ह्यूमस इज नथिंग बट अ डार्क कलर सॉइल। और ये ह्यूमस के अंदर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स और ये ह्यूमस फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा। ये ह्यूमस को आप फर्दर ब्रेक डाउन करोगे ताकि आपके वहां से मिनरल्स निकले। सो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज माय ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमस जब भी आपके टर्म आएगा तो याद रखना इट इज माय एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस। सो डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज माय ह्यूमस। इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन करोगे टू गिव अस द मिनरल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको याद रखना है कि ह्यूमस के साथ एक और बात आप याद रखना, ह्यूमस के ऊपर कई सारे माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ह्यूमस जो आपका बनता है ना, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। इसके ऊपर सारे माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर सकते, तो ये स्लोली डिकम्पोज होगा। तो ह्यूमस आपका स्लोली डिकम्पोज होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ह्यूमस बन चुका है, राइट। The creation of humus in soil after interaction with the bacteria which has broken down dead and dying biological matter into humus, right? That is your humus formation आपके यहाँ पे हो गया है। अब ह्यूमस के बारे में याद रखना, ह्यूमस is going to be resistant to microbial action। यहाँ पे लिखा हुआ है it is highly resistant to microbial action और ये slowly decompose होता है।
तो स्लोली उसमें से आपके मिनरल्स निकल के बाहर आएंगे. सो अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट. तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन आपका यहाँ पे काफी स्लोली होगा. एंड इट इज कोलाइडल इन नेचर, सर्व्स एज अ रिजर्वोयर फॉर न्यूट्रिएंट. बेसिकली आपका एक काफी इंटैक्ट होता है. कोलाइडल मतलब ये काफी इंटैक्ट होता है एंड इट सर्व्स एज अ रिजर्वोयर फॉर न्यूट्रिएंट्स. इसमें काफी ज्यादा आपको मिनरल्स मिलते हैं. तो जैसे जैसे मेरा ह्यूमस ब्रेक डाउन होगा ना, जैसे जैसे मेरा ह्यूमस डिकम्पोज होगा, मेरे मिनरल सॉइल के अंदर आते जाएंगे. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज बता देना अगर कोई दिक्कत आ रही हो, प्लीज बता देना. ओके, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. अब इसके बाद क्या होता है कि जब आप ह्यूमस को ब्रेक डाउन करते हो, अल्टीमेटली अब आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द मिनरल्स. तो वंस योर ह्यूमस गेट्स ब्रोकन डाउन स्लोली, जैसा भी ब्रेक डाउन हो रहा है, जब वो ब्रेक डाउन होगा, आपको यहाँ पे आपका देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर मिनरल्स एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज माय मिनरलाइजेशन. इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मिनरलाइजेशन. सो मिनरलाइजेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि ह्यूमस को हमें ब्रेक डाउन करके जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय मिनरलाइजेशन. It is a process in which humus is degraded by certain microbes and inorganic nutrients are released. This is called as my mineralization. एक बार आपका मिनरलाइजेशन आपका यहाँ पे हो गया, अब प्लांट्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लांट्स आपके हैप्पीली इसे एब्जॉर्ब करेंगे इन मिनरल्स को और खुश रहेंगे. राइट, सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन ओवर हियर. दिस इज माय मिनरलाइजेशन ओवर हियर. तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं. नीट में इन स्टेप्स को लेके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक यू कैन गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू. ओके, अब देखो कौन से फैक्टर, आई होप हमने यहाँ 5 स्टेप्स हमारे यहाँ पे सीख लिए सही तरीके से. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिकम्पोजिशन को. तो एक तो आपका यहाँ पे होता है टेम्परेचर. बात याद रखना, अगर आपको डिकम्पोजिशन कराना है देन यू नीड टू हैव अ स्लाइटली वार्मर टेम्परेचर. आपको थोड़ा सा वार्मर टेम्परेचर आपको चाहिए होता है, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन. सो यू नीड टू हैव अ राइट टेम्परेचर. पता है आपने कभी ये चीज नोटिस की होगी कि अगर आप एंटार्क्टिका जाते हो ना, और अगर वहां पे किसी एनिमल की डेथ हुई है, तो काफी लाइकली चांस होता है कि अगर वो आइस पे उसकी डेथ हुई है ना, और अगर आइस के अंदर वो फ्रोज हो चुका है, या अगर वो वहां पे कहीं पे अगर अटका हुआ है किसी आइस स्लैब के अंदर, देन आपको उसकी बॉडी आपको इंटैक्ट मिल जाएगी. आपको उसकी बॉडी इंटैक्ट मिल जाएगी, वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं हुआ होगा. बिकॉज इतने लो टेम्परेचर के अंदर कहाँ से होगा आपका डिकम्पोजिशन? आप कभी ये बात भी नोटिस करना कि जहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है ना, वहां पे ज्यादा प्लांट्स आपको नहीं मिलते हैं. जहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है वहां पे आपको ज्यादा प्लांट्स देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिलते हैं. बिकॉज इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में सॉइल के अंदर, एक तो सॉइल होती है थिन, और सॉइल के अंदर कोई आपको माइक्रोब मिलेंगे नहीं वहां पे, या जो मिलेंगे वो इतने नहीं सारे नहीं होंगे. सो यू डू नॉट फाइंड एनी डिकम्पोजिशन हैपनिंग ओवर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कम होता है. सो ओवरऑल प्लांट भी आपको वहां पे कम मिल जाता है. ठीक है, जगह जगह कुछ सवाल लगे यहाँ पे. So that is why we use freeze to store food. हाँ बिल्कुल, उसका तो एक और रीजन भी होता है फ्रेंड्स, कि अगर आप किसी चीज को फ्रीज करते हो ना, तो उसके अंदर के केमिकल रिएक्शन हो नहीं पाते बिकॉज एंजाइम्स आपके इनएक्टिव हो जाते हैं. एंड वंस योर एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव देन द प्रोसेस गेट्स डिलेड. इसलिए हम उसे वहां पे कर रहे होते हैं. बट आपने ये सुना होगा वूली मैमथ का स्केलेटन अगर आपको मिल सकता है ना, तो आपको वहां पे मिल सकता है, नॉर्थ पोल में आपको मिल सकता है, बिकॉज वहां पे डिकम्पोजिशन होता नहीं है पूरे तरीके से. सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग. सो याद रखना, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर द डिकम्पोजिशन. यू नीड टू हैव वार्मर टेम्परेचर. उसके साथ यू नीड टू हैव अ मॉइस्चर. सो टेम्परेचर, सेकेंड चीज मॉइस्चर. अगर मॉइस्चर नहीं है तो डिकम्पोजिशन आप वहां पे नहीं होगा सही से. दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू नो. उसके साथ साथ आप किसको डिकम्पोज कर रहे हो वो भी मैटर करता है. अगर मैं डिकम्पोज कर रहा हूं समथिंग लाइक माई लिग्निन, अगर मैं लिग्निन को डिकम्पोज कर रहा हूं तो टाइम लगेगा. ठीक है, सो इट विल बी अ स्लो रेट. यहाँ पे आपको हो जाएगा रेट स्लो, इट विल हैव अ स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. बट अगर मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ स्टार्च को, अगर मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ स्टार्च को, देन ये फटाफट हो जाएगा डिकम्पोज. सो इट विल हैव अ फास्ट रेट, विल हैव अ फास्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. तो वो भी मैटर करता है कि आप किसको डिकम्पोज कर रहे हो. ठीक है, सो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द डिट्रेटस, आप जो मैंने आपको बताया आप यहाँ पे कि आप किस चीज को डिकम्पोज कर रहे हो वो मैटर करता है. टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन आपका हो रहा है वो मैटर करता है. यू नीड टू हैव अ राइट टेम्परेचर एंड देन ओनली डिकम्पोजिशन विल हैपन. एंड देन यू हैव अ सॉइल मॉइस्चर. अगर आपके अंदर सॉइल के अंदर मॉइस्चर है तो आपका डिकम्पोजिशन आपका अच्छे से होगा, और एल्स नहीं होगा. सिंपल सी बात है. और एक और बात दिमाग में बिठा लो
to carry out decomposition, you need to have oxygen in the soil. You need oxygen in soil. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना जो डिकम्पोज कर रहे होते हैं इनको चाहिए ऑक्सीजन. तो ये बात भी याद रखना that you need to have oxygen in the soil. अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ ना तो नहीं होगा. You won't find decomposition happening over there. तो ये बात भी आपको याद रखनी है. Decomposition is an oxygen requiring process. ठीक है. तो ये फैक्टर्स याद रखना. These factors are important in terms of decomposition. Lignin टाइम लेगा. इवन आपका काइटिन जो होता है ना जो फंगाई के वॉल में मिलता है, काइटिन आपने पढ़ा होगा सुना होगा, दैट विल ऑल्सो टेक सम टाइम. वो भी आपका टाइम लेता है टू डिकम्पोज. बट स्टार्च जो होता है वो हो जाता है फटाफट. स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गए, दे विल डिकम्पोज रैपिडली. मतलब जिसमें नाइट्रोजन होता है वो जल्दी हो जाता है जनरली. केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रेटस. सर किसी का कोई सवाल आया बेटा, सवाल आया देखो सर, शमशान घाट ज्यादा फर्टाइल होता है. ये देखो ये अलग ही पर बेटा. अरे डिम्पल, अरे कोई डिम्पल को समझाओ. डिम्पल थोड़ा साइड में लेके जाओ. डिम्पल को कोई सम दिल्ली का फ्रेंड डिम्पल का जो डिम्पल को डिम्पल आ जा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, चल पानी पी के आते हैं. समवन डू दैट. राइट. ओके ओके. केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रेटस. राइट. So rate of decomposition is going to be slow. Rate of decomposition आपका generally slow कब होगा? When you have lignin and chitin in the wall, जो मैंने आपको बता चुका हूँ. Rate of decomposition आपका fast होगा if you have a nitrogen and water soluble substance. जैसे शुगर हो गया आपका. So जब nitrogen and water soluble substance आप कहाँ पे होगा, then it will have a rate of decomposition will be fast over there. ठीक है. आपने ऐसा बोलना चाहिए डिम्पल, ग्रेवयार्ड के अंदर you will have a nutrient, highly nutrient soil. है ना. ग्रेवयार्ड में इवन वहां पे भी नहीं होगा. आई टेल यू व्हाई. ग्रेवयार्ड में आप कास्केट में डालते हो बॉडी को, समझो. आप ऐसे नहीं डाल देते कि खड्डा खुदा डाल दिया, ऐसा नहीं होता. राइट. सो यू कीप द बॉडी इन द कैस्केट एंड देन यू कीप द कैस्केट डाउन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट बेटा तुम लोग. ओके. सो नाउ टेम्परेचर मैंने बात कर ली आपको. यहाँ पे यू नीड टू हैव अ वार्मर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चाहिए आपको एनवायरमेंट के अंदर, तभी आपका होगा डिकम्पोजिशन. अगर आपका लो टेम्परेचर है और अगर ऑक्सीजन नहीं है देन डिकम्पोजिशन रेट विल बी स्लो. ठीक है. सो लो टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर माय डिकम्पोजिशन. ऑलराइट. चलिए कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं. आई होप आपको सारे फैक्टर्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं. आ रहे हैं समझ सबको फैक्टर्स यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. बोलो बेटा यस बोला करो. एक तो इतना लाइक रिमोट पढ़ाना, दूर से कोई बैठ के चिल्ला रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, एंड हियर यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग. ठीक है. हाँ चलो. ऑलराइट, लेट्स डू सम कॉन्सेप्ट टेस्ट ओवर हियर. The process in which dead body of a plant and animal is turned into smaller particles and ultimately disappearing is called as. तो आपने प्लांट और एनिमल को टर्न डाउन किया इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही बैठ जाएगा? कुछ ज्यादा ही सिंपल सवाल थे. ऑलराइट, बताइए शिखा दुबे, बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. शिखा दुबे, अब आप बताएंगे डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स. बताइए Sir, पहला कौन सा होता है? सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद हम्म. लीचिंग होता है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड उसके बाद क्या होता है, मिनरलाइजेशन. अब कौन है आप में से जो हैंड रेज करके मुझे 5 स्टेप समझा सकता है? कोई तो होगा. बैटमैन समझाने वाला है क्या? है क्या? हाँ बताओ प्रिंस, टेल मी ऑल द 5 स्टेप्स. सर फ्रेगमेंटेशन में वही स्मॉलर पार्ट्स में फ्रेगमेंट बनके वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं. कौन करता है फ्रेगमेंटेशन? सर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स या अर्थवॉर्म. ठीक है, गॉट इट. ठीक है देन. सर लीचिंग में जो भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो यूज नहीं हो पाते इनऑर्गेनिक, तो वो नीचे सॉइल के अंदर जाके सेडिमेंटेशन हो जाती है सर उनकी. ट्रू. ठीक है. ओके. लीचिंग. और सर कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर में तोड़ देते हैं. कौन कर रहा है ये? फंगाई एंड बैक्टीरिया. सो कैटाबॉलिज्म इज समथिंग डन बाय फंगाई एंड बैक्टीरिया. राइट. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप. उसके बाद
सर ह्यूमिडिफिकेशन में वो डार्क कलर की सॉइल बन जाती है उससे। हाँ, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ह्यूमस। Right. So after catabolism or during catabolism, we'll find this amorphous dark color substance getting formed. That is my humus. Humus के अंदर कुछ होता है क्या काम का? सर वो रिचिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। हाँ, right, true. ठीक है. So that is one. That is a humus has been formed. That's my humidification. अब क्या होगा? आखिरी स्टेप बता दो. सर मिनरलाइजेशन होगा। उसमें क्या होगा? अरे मेरे ब्रूस वेन बताओ. सर आखिरी वो स्टेप पे क्या हो रहा है? हाँ. प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स। ठीक है. So what will be happening? आपका जो ह्यूमस है वो ब्रेक डाउन होगा. So your humus will get broken down now and it will happen quite slowly because it is going to be highly resistant to the microbial action. And उसमें से जो आपको निकल के आता है that is my mineralization. So उसमें से जो आपको minerals निकल के मिलेंगे that is going to be called as mineralization. So right. So that is what you find happening in this and yes, that's good. बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो. So this is a summary over here. हाँ जी दिशा शिखा बताइए, कुछ कह रहे हो आप? नहीं कह रहे, ठीक है. यह बस समरी आप यहाँ पे बाद में एक बार आप देख लेना. दैट इज व्हाट वी हैव सन इन टर्म्स ऑफ माय डीकंपोजिशन के बारे में हमने ये सब देख चुके हैं. ये सब आपको मालूम रहना चाहिए, आपको ये सब याद होना चाहिए. काफी स्लोली हमने पढ़ाया है इस चीज को. सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको ये हमेशा याद रहेगा. चलिए, सो नाउ लेट्स मूव राइट. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हमने होमवर्क दिए थे उसको हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं. द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय एबीसीडी. चलिए फटाफट इसका आंसर करते हैं, आगे बढ़ते हैं. बताइए सना क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. Option D, right? That's a correct answer. AG10 is going to be a correct answer in this. Chalo. Vertical distribution of different species occupying different level in the biotic community is known as what? ABCD बताइए, हैंड रेज करिए सब लोग. दीप्ति बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. दीप्ति एग्जांपल तो इसका समझा दो, एग्जांपल एक फटाफट देखें. दीप्ति ये तो गलत बात है. ठीक है, कौन बताएगा इसका एग्जांपल? मुस्कान कुमारी आप बता दो इसका एग्जांपल. Sir, trees, shrub, herb, and grasses. हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है? So, ये vertical distribution है इसमें. Trees upper layer पे, then shrubs, herbs, and then grasses. Right. ठीक है, and everyone is getting certain different kind of sunlight and they are having a different kind of behavior and different kind of structure over there. Right. ठीक है, that's my stratification. Okay. क्वेश्चन को एक बार देख लो. वैसे होमवर्क में आपको दिया था. I hope many of you have done that. So read the question thoroughly and tell me which is the correct answer in this. बताओ प्रिंस, क्या इसका सही आंसर है यहाँ पे? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी. आप यहाँ पे कोमल शर्मा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर बी. आपको भी लग रहा है. एंड अंशिका? इट इज योर ऑप्शन बी बाय द वे. ये आपका सही स्टेटमेंट है. आपके यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है. द मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल एट ईच पर्टिकुलर टाइम. ये मैंने आपको बताया था जब क्लास खत्म हो रही थी. मैंने आपको बताया था कि एक एरिया के अंदर द अमाउंट ऑफ बायोमास इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम फ्रेम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो क्लास के एंड में, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन अ सर्टेन एरिया व्हेन यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, और मैं ये कह सकता हूँ total amount of biomass in a particular area in a particular time is called as my standing crop. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे standing crop. याद रखना आपसे. ठीक है. In the ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as. चलिए बेटा सब लोग हैंड रेस करिए. काफी कम लोग यहाँ पे हैंड रेस कर रहे हैं. दिक्कत क्या है आपको? सिंपल तो सवाल है आपके यहाँ पे. टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो आपका बनाया जा रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही आएगा? बाकी बच्चे बेटा, बाकी बच्चे, ये 5-6 बच्चों को तो मैं जानता हूँ काफी टाइम से. उन्नति बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर डी. एंड सलम कुमारी? सर ऑप्शन डी. राइट. सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस. दैट्स ट्रू. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय. क्वेश्चन नंबर 10 अगेन बहुत आसान से सवाल है. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर कंज्यूमर.
राइट, एंड आई होप बाकी लोगों ने जिन्होंने लेट हैंड रेज किया वो भी ये जानते हैं दैट यस कंज्यूमर इज करेक्ट आंसर। जो भी जब भी आपके सामने टर्म आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देन इट हैज टू डू विद द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के अंदर ही बनती है, मैंने आपको पहले बताया था। जो भी एनिमल अपने अंदर ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, कंज्यूमर जो बना रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड एज व्हाट? खरगोश के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे बन रहा है तो किस चीज का एग्जाम्पल वो यहाँ पे बन जाएगा? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अंशिका, एंजल, आसमा, आयुष, आयुषी सिंह, किस बात का इशू है? कनिका, हुस्नवाज, किशोर, ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आए हो क्या आप लोग? ये चलो 7 बज गए, जरा बैठते हैं क्लास में जाके। कथा चोरी चलिए बेटा यहाँ पे। तमन्ना, शिवानी, हैंड रेस करो, लाइफ इज शॉर्ट, आंसर करो। बोलो अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बिल्कुल बेटा, सही आंसर है आपका यहाँ पे। ऑप्शन बी कौन सा करेक्ट आंसर? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर आपको बनता होता है रैबिट के अंदर, इट इज योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमेशा। इसका भी आंसर आप दे सकते हो, इसकी मैंने हिंट आपको दी थी पिछले क्लास के अंदर। Which of the following ecosystem type has the highest annual net primary productivity? बताया था मैंने। डिम्पल बताओ क्या होगा इसका आंसर चैट में, और कोई बताए डिम्पल ने क्या आंसर दिया हुआ है मुझे फटाफट। डी सर। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी, हाँ ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में you will have a highest amount of net primary productivity, even the gross one is going to be highest in that. The rate at which light energy is converted into chemical energy for organic molecules in the is the ecosystem. ये कौन सा होता है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो प्रोसेस आपके यहाँ पे किया जा रहा है, इसमें आपको क्या बन के मिल रहा है? What is your getting from the over there? बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? यस सर। और जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, आप क्या कह रहे हो? माइक नहीं तोड़ना हमने, आराम से बोलो। इट इज योर जीपीपी। यहाँ पे देखो ये लोग जो लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, प्लीज आई होप सब यहाँ पे समझ पा रहे हो। द स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट हैज दे आर टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं अबाउट योर फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे बात हो रही है तो समझ जाओ ना, उसके बाद आपका जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है दैट इज नथिंग बट माय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। भाई जब फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज अ हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कौन सा इकोसिस्टम आपका होता है जिसके अंदर आपको मिलेगी हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? बताइए अभिषेक। सर रेन फॉरेस्ट। Rainforest is a correct answer. Rainforest will always have a highest amount of gross primary productivity. Even the NPP is going to be highest in that, right? Plant decomposers are what? इसको तो वैसे ही अनम्यूट करके बोल दो जोर से सब लोग। ऑप्शन है। ऑप्शन है सर। सर ऑप्शन है। Right. Your fungi and bacteria will come in this. So that is something we have done. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। So energy flow को हम यहाँ सीखते हैं। So उसके पहले let's have a recall. अब यहाँ पे हैंड रेस करना पड़ेगा, ध्यान से आंसर करना। Decomposition is a largely a dash requiring process. Decomposition is largely a dash requiring process. अब तो ज्यादा लोग हैंड रेस करने चाहिए ना, ये तो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे। So you should more people should engage in the class. एक बात आप समझो यहाँ पे कि जब आप हैंड रेस करते हो ना, आप सिर्फ आंसर नहीं दे रहे, आप टीचर के नजर में भी आ रहे हो, और जब आप टीचर के नजर में आ रहे हो तो टीचर आप पर थोड़ा ध्यान देगा। सो दैट इज समथिंग ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको टीचर से अटेंशन मिलना इज अ गुड थिंग, वो खराब बात नहीं है। और मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एक बार आप लोग कॉलेज में आ गए ना, आई डू होप यू ऑल ऑफ यू गेट इनटू राइट कॉलेज, बट इफ यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ रैंडम प्राइवेट कॉलेज, जनरली कोई आपको पूछता नहीं है। तुम क्लास के बाहर भी खड़े हो गए ना, तभी टीचर पूछेगा नहीं ठीक है आना आया नहीं आना बताओ, राइट, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो यू ओनली हैव for few more years people who will pay attention to you, डांटेंगे तुम्हें गलत कर रहे होंगे तो। एक बार तुम 21, 22, 23 निकल गए ना, पेरेंट्स के अलावा फिर कोई नहीं होता बोलने वाला कि ये मत करो वो मत करो, या ये क्या कर रहे हो, या कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग। सो इट्स ओके, अगर कोई तुम्हें अटेंशन दे रहा है ना,
इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट? बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्या लग रहा है पीयूष, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी ऑप्शन। आप क्वेश्चन 1 का आंसर कर रहे हो ना मुझे यहाँ पे पीयूष? यस सर। आप ए कह रहे हो या बी कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? सर बी। ओके, ऑलराइट। आयुषी सिंह, आपको क्या लग रहा है? सर बी। शिवानी? सर बी। कोमल शर्मा? सर ऑक्सीजन। एंड प्रिंस? सर ऑप्शन ए। अरे ऑप्शन ए ही होगा ना इसके अंदर आंसर, अभी तो बताया था आपने थोड़ी देर पहले कि डिकम्पोजिशन करने के लिए यू नीड टू हैव ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन इज अ लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। हमने अभी तो बात किया था कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन आपको चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका डिकम्पोजिशन आपका नहीं हो सकता। वी हैव डिस्कस दैट। सो ऑप्शन ए ही बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैं तो 2 मिनट के लिए तो वो हो गया एकदम शेल शॉक, क्या हो रहा है सब लोग CO2 बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन? में से कौन सा होता है हमारा रॉ मटेरियल फॉर हमारा डिकम्पोजिशन? बताइए बताइए, हिम्मत सिंह बताइए। सर ऑप्शन ए। तमन्ना ठाकुर? सर ऑप्शन ए। राइट, सो डिट्रेटस इज माय रॉ मटेरियल फॉर माय डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही। क्लाइमेटिक फैक्टर विच रेगुलेट डिकम्पोजिशन, में से कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर आपके यहाँ होते हैं जो डिकम्पोजिशन को यहाँ पे आपका रेगुलेट करते हैं? कशिश शर्मा, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। पूजा डागर? सर ऑप्शन डी। हाँ जी, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बोथ है ना, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आंसर इन दिस। Humus is further degraded by some microbe and release of inorganic nutrient occur by a process of. Humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by a process of. So बताइए, ध्यान से करना। अंशिका शर्मा बोलिए। सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो? यस सर। अरे बोलो। हाँ, किशोर सिंह क्या लग रहा है? सोनी, किशोर सोनी? सर ऑप्शन बी। अंशिका, जिनका नाम सिर्फ अंशिका है? सर ऑप्शन बी। एंड कनिका? सर ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ह्यूमस को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद जो आपके वो न्यूट्रिएंट्स निकल के जो आ रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। सो ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय प्रोसेस ऑफ माय मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका मिनरलाइजेशन आपका यहाँ पे एज अ राइट टर्म आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज गोइंग टू बी स्लो? इनमें से किसके अंदर आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आप यहाँ पे स्लो हो जाएगा? सो दीप्ति बता दो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? दीप्ति नहीं बताएगी, चलो अंशिका शर्मा आप बता दो तब तक। आप भी नहीं बताओगे? ए कह रहे हो आप? अच्छा, पीयूष क्या लग रहा है आपको? सर डी ऑप्शन। बनेगा बेटा यहाँ पे सही आंसर। आई टेल यू व्हाई, लिग्निफाइड तो होता है। सर ऑप्शन डी। हाँ जी, काइटिन भी होता है ना आपका, काइटिन भी आपका स्लो होता है, तो ये ए भी तो आएगी आपको यहाँ पे। सेलुलोज भी होता है, वो इतना स्लो नहीं होता, बट इट इज समथिंग व्हिच कैन स्लो डाउन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं समथिंग आउट द सन। अब सन होता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। आप में से काफी लोग के घर पे लगा भी होगा सोलर पैनल, सो यू नो सन इज वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। और इसी सन को इस्तेमाल करते हैं आपके प्लांट्स भी टू मेक देयर ओन फूड, राइट? चाहे वो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्यों ना हो, चाहे आपका टेरेस्ट्रियल क्यों ना हो, बोथ द इकोसिस्टम विल बी यूजिंग द सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। हाँ, एक्वेटिक के अंदर आपके थोड़ा कंसर्न, ये आई वोंट से कंसर्न, बट आपका लिमिटिंग फैक्टर ये होता है कि आपका सनलाइट एक सर्टेन रेंज तक ही आपको मिलता है, उसके बियॉन्ड आपको सनलाइट नहीं जा रहा होता, डेप्थ तक नहीं जा रहा होता। बट स्टिल एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर भी सनलाइट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल as a source of energy, and same thing goes for my terrestrial ecosystem as well. अब इसके अलावा एक और आपका इकोसिस्टम आपका होता है जो होता है आपका डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम।
इनको हम इवन कहते हैं एज अ हाइड्रोथर्मल वेंट, वी ऑल्सो कॉल देम एज अ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये आपके ओशन के अंदर होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका कंटेंट जो बाहर आ रहा है ना ओशन के कुछ एरियाज में से, क्या हो रहा होगा, ये आपका एक मिनरल्स आपके बाहर निकल के आ रहे होंगे। इट्स लाइक मैग्मा होता है जो आपके अर्थ के क्रस्ट के अर्थ के अंदर जो आपका मैग्मा होता है, उस एरिया में से कुछ आपके क्रिवाइसिस बन जाते हैं, कुछ ऐसे आपके होल्स बने होते हैं वहां पे, वहां से आपका ये मिनरल कंटेंट आपका बाहर आ रहा होता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड हीट इज कमिंग आउट। तो इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स, सो विल हैव अ हाई मिनरल कंटेंट, यहाँ से आपको मिलते हुए मिलेगा। सो विल हैव अ हाई मिनरल कंटेंट यहाँ से आपका निकल के आ रहा होता है, और यहाँ से आपकी काफी आपकी हीट भी आ रही होती है। सो यू आल्सो हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो रिलीजिंग ओवर हियर। अब क्योंकि यहाँ से आपका मिनरल कंटेंट काफी आ रहा होता है, तो इस एरिया के आसपास आपको कैसे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो याद रखना है, हियर वी कैन फाइंड कीमो ऑटोट्रॉप्स आर वेरी कॉमनली सीन। यहाँ पे आपको कीमो ऑटोट्रॉप्स आपको मिलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। सो कीमो ऑटोट्रॉप्स आर द वन which are seen near this vent. तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम के अंदर आपके प्रोड्यूसर कौन होते हैं, देन आपका आंसर होगा कीमो ऑटोट्रॉप्स। आपने सुना होगा ना, जैसे आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक देयर फूड। वैसे कीमो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं टू मेक देयर ओन फूड। मतलब यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे ना, उनको लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू मेक देयर ओन फूड। सो यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम के आसपास कौन होता है प्रोड्यूसर, देन यू विल से इट इज माय कीमो ऑटोट्रॉप्स। सो कीमो ऑटोट्रॉप के कई सारे एग्जांपल आते हैं, लाइक यू हैव सम बैक्टीरियाज, सो मेनी बैक्टीरियाज आर माय एग्जांपल्स ऑफ माय कीमो ऑटोट्रॉप्स। सो कई सारे आपके बैक्टीरियाज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी उसके अलावा भी कई सारे एनिमल्स होते हैं, बट यू हैव टू नो दिस थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो याद रखना, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम आपका होता है ओशन के अंदर। ये कुछ ऐसे क्रिवाइसिस होते हैं, ऐसे कुछ होल्स होते हैं ओशन के डेप्थ के अंदर, जहां से आपका मिनरल कंटेंट आ रहा होता है और आपका यहाँ पे आपका हीट आपका रिलीज किया जा रहा होता है। और इसके आसपास जो आपको प्रोड्यूसर्स आपको मिलेंगे, दे आर माय कीमो ऑटोट्रॉप्स। वो इस केमिकल एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल करके दे कैन मेक देयर ओन फूड। सो दे आर द वन विच आर सीन ओवर देयर। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है ना। सनलाइट आपकी यहाँ पे आ रही है। अब सनलाइट जितनी आपकी आ रही होती है, उसमें से 50% ही यूजफुल होती है प्लांट्स के लिए। बेसिकली ओनली 50% ऑफ द रेडिएशन कैन बी यूज अप ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सो जो भी आपका सनलाइट आ रहा है उसमें से सिर्फ 50% आपका इस्तेमाल किया जाएगा ड्यूरिंग माय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक सेकेंड। ऑलराइट, नाउ यू हैव अ टर्म ओवर हियर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सो PAR, ये क्या होता है? अब आपने ये चीज पढ़ी होगी जब आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा था, कि आपकी एक रेंज होती है, दैट रेंज इज बिटवीन द 400 to 700 नैनोमीटर। ये जो रेंज आपकी होती है, इस रेंज के अंदर दिस इज द रेंज ऑफ लाइट जो प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं। दिस इज द रेंज ऑफ लाइट विच इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द प्लांट्स। ठीक है, सो 400 and 700 नैनोमीटर की जो यहाँ पे आपकी जो रेंज होती है लाइट की, दिस इज गोइंग टू बी हाईली यूजफुल फॉर द प्लांट्स। और इस रेंज के अंदर ही आपका फोटोसिंथेसिस आपका हो सकता है। ये बात आपने पढ़ा होगा आपके फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर, दैट दिस इज द रेंज ऑफ लाइट यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज का। सो याद रखना, 700 के पास में आपको मिलती है आपकी रेड लाइट है, और 400 वाले रेंज के आपके पास आपको मिल रही है आपके यहाँ पे ब्लू लाइट। सो ब्लू एंड रेड लाइट आर द बेस्ट सुटेड लाइट फॉर माय फोटोसिंथेसिस। चलिए, the spectral range of solar radiation from 400 to 700 nanometer that photosynthetically organisms are able to use is the process of my photosynthesis. तो ये रेंज को ही आपके प्लांट्स यूज करते हैं फॉर माय फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, PR हमने यहाँ पे जान लिया। अब आपको याद ही रखना है कि जितनी भी लाइट आपकी आ रही है ना प्लांट्स के पास, उसमें से प्लांट सिर्फ इस्तेमाल करता है 2 to 10%। whatever PAR, whatever this light, useful light coming towards the plant,
उसमें से सिर्फ 2 से 10% इस्तेमाल की जाती है फॉर माय फोटोसिंथेसिस. द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR. जितना भी आपको यहाँ पे लाइट आ रहा है याद रखना, ये वैल्यू सब आपको याद रखना, ये स्टेटमेंट के अंदर आ सकती है. दिस मच अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ लाइट इज ओनली गेटिंग कैप्चर्ड. तो इतना ही हम लोग वहां पे कैप्चर करते हैं फॉर माय फोटोसिंथेसिस. आई होप ये समझ आ रहा है आप सबको, सिंपल है ये सब. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये सब आपके यहाँ पे हो रहा है. सो दिस इज समथिंग यू नो. प्रोड्यूसर है, खाना बनाएंगे, फिर यहाँ पे गाय आएगी, गाय इसको खा रही है, राइट? दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. ओके, अगेन यू हैव अ प्लांट ग्रोइंग, गाय आ गई, अब वुल्फ आएगा यहाँ पे, राइट? एंड देन वुल्फ विल डाई. अच्छा, वुल्फ को टाइगर खा रहा है, ऐसा नहीं होता, बट अभी के लिए मान लो, राइट? So how many tropic level you have over here? You have a tropic level number 1, that's my T1. You have a T2, you have a T3, and then you have a T4. Tiger भी like आज कुछ और खाएंगे, आज wolf खाएंगे, आज हिरन नहीं, for a change. So that is what you find happening over here, right? And then they will get decomposed. Then a tiger will get decomposed over here after that, right? Obviously wolf खाने जाएगा तो death तो नहीं उसकी. So this is again that's a cycle you can see. और हमने already बात किया था यहाँ पे that the flow of energy is always going to be my unidirectional. So flow of energy आपके यहाँ पे हमेशा आपके यहाँ पे होती है unidirectional. Okay. Now concept test. Amount of light available for photosynthesis is going to be called as what? Dear Salman भाई के लिए छोड़, right? अरे उससे मुझे एक बात याद आई यहाँ पे. हमने पता है हमने बात किया था, अगर आप लोग को याद होगा, हमने कुछ बात किया था इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वुल्फ. किसको याद है? मैंने एक नेशनल पार्क का नाम लिया था वहां पे, वेलावदार नेशनल पार्क, जो कहाँ पे आता है? किसको याद है कौन से स्टेट में आता है ये? कुछ भी याद नहीं रहता नहीं आप लोगों को? गजनी के संजय सिंघानिया जैसे हो आप लोग, कुछ भी याद नहीं रहता तुम लोगों को. ऑलराइट, सो वी हैव दिस नेशनल. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है वुल्फ की. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना कैसे होता बताया था, दैट अमाउंट ऑफ एनिमल अपॉन एरिया. आई होप ये याद होगा आपको यहाँ पे. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट डेंसिटी, राइट? सो दिस एरिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वुल्फ. जो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, इट हैज ओनली 14 वुल्फ्स है, तो 14 यहाँ पे 14 या 15 बुल्स आपको मिल जाते हैं, बट इट इज स्टिल हाईएस्ट डेंसिटी ओवर हियर. अब यहाँ पे क्या है ना, इस नेशनल पार्क के अंदर आपको मिलते हैं ब्लैक बग. ब्लैक बग आपको मालूम है ना, ब्लैक बग यू नो ना, ब्लैक बग इज वेल नोन, राइट? सो ब्लैक बग जो आपका होता है, जो आपका ये एक टाइप का हिरन होता है, ये भी आपको मिलते हैं इस नेशनल पार्क के अंदर, बट इनका नंबर थोड़ा ज्यादा है. ब्लैक बग का नंबर आपका है वहां पे अराउंड 3500 से लेके 4000 जितना. मतलब इतने ब्लैक बग है वहां पे कि अगर आप सेल्फी भी लोगे ना तभी पीछे ब्लैक बग खड़ा होगा. वैसे रैंडमली तुम आंखें बंद करके भी सेल्फी लोगे ना, तो तुम होंगे, तुम्हारा फ्रेंड होगा, तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, और पीछे ब्लैक बग भी खड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें वहां पे. वो आ ही जाता है, इतने वहां पे ब्लैक बग है, राइट? दे आर सो मच. अरे वुल्फ मतलब लाइक वुल्फ खड़ा होता है, उसके आसपास ब्लैक बग भाग रहे होते हैं, राइट? दैट काइंड ऑफ थिंग. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वुल्फ आर एक्चुअली इकोलॉजिकली एक्सटिंक्ट. They are ecologically extinct. अब इकोलॉजिकली एक्सटिंक्ट होने का मतलब क्या है कि वुल्फ ब्लैक बग की पॉपुलेशन को रेगुलेट नहीं कर सकता. आप सोचो, वुल्फ इतने कम है वहां पे कि क्या मैं वुल्फ को कह सकता हूं क्या एज अ कीस्टोन स्पीशीज? नहीं कह सकता ना. यहाँ पे मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था समथिंग कॉल्ड एज माय कीस्टोन स्पीशीज, जहां पे जो मेन प्रेडेटर जो आपका होता है वो रेगुलेट करता है नंबर को, हर्बीवर्स को. याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था आपको टाइगर का एग्जांपल देके. Yes, sir. Yes, sir. राइट? बट यहाँ पे आपके जो वुल्फ है वो इतने कम है और ब्लैक बग इतने आपके यहाँ पे ज्यादा है दैट दे आर इकोलॉजिकली एक्सटिंक्ट. मतलब वो इकोलॉजिकली अपना काम ही नहीं कर पा रहे वहां पे, मतलब वो पॉपुलेशन को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे. द पॉपुलेशन इज सो हाई. और ये ब्लैक बग इतने ज्यादा हो गए हैं अब कि वो नेशनल पार्क के बाहर भी आपको मिल जाते हैं. मतलब नेशनल पार्क जाने के लिए जब आप जाते हो ना वहां पे, लाइक जब आप रोड पे होते हो तब भी आपको ब्लैक बग रोड क्रॉस करते हुए आपको मिल जाएगा. लोगों के खेतों में जा रहा है, वहां पे जाके वो अनाज खा रहा है, वो लोग परेशान हो रहे हैं वहां पे, ये ब्लैक बग यहाँ पे आ गया, राइट? सो दैट इज ऑल हैपनिंग ओवर हियर.
तो अगर यहाँ पे कोई आता ना ब्लैक बग को मारने के लिए तो कोई पूछता भी नहीं। अगर यहाँ पे कोई आए तो बल्कि वहां के गांव वाले पकड़ के 4 आपको बांध के दे देंगे कि जाओ ले जाओ इसे अपने घर ले जाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग। डोरेमोन का वुल्फ वाला एपिसोड, अरे ये अलग ही चल रहा है इन लोगों को। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू हैव अ वेरी लो अमाउंट ऑफ कार्निवर्स इन द पॉपुलेशन ना, देन समटाइम दे कैन नॉट रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द हर्बीवर्स, और वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एंड राइट नाउ वी हैव ओवर पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बग कमिंग आउट एंड गोइंग एवरीवेयर। ठीक है, चलो इसका आंसर वैसे बता दो यहाँ पे हैंड रेज करके, क्या होगा इसका आंसर? बताओ अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर PAR। राइट, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय प्रोड्यूसर्स। अब ये सब सिंपल है, इसे हम फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो प्रोड्यूसर्स आप जानते हो क्या होते हैं, यू नो व्हाट आर माय प्रोड्यूसर्स, दे आर माय ग्रीन प्लांट्स। ओके, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यू नो दैट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यू हैव अ हर्बेशियस प्लांट, वुडी ट्रीज। Aquatic में you will have your phytoplanktons, algae are my producers over there, right? The energy trap by producers, right? So producers के अंदर याद रखना, this is the energy trap by producers over there, consumers and retailers. Okay? So जो भी आपके producers में energy trap होते हैं, basically उसे खाता कौन है, use कौन करता है? Consumers उसे use करेंगे या यहाँ पे retrievers आएगा, retrievers आएगा, वो भी नहीं यहाँ पे use कर सकते हैं। ठीक है, why green plants are called producers? Because they carry out photosynthesis and they make their own food. Green plants are only living things that can make their own food by photosynthesis. So ये सब सिंपल है बेटा, ये आप भी समझ सकते हो। आपका अगर कोई छोटा भाई या बहन है 9वीं कक्षा के अंदर, उसको भी स्लाइड दिखा देना, आप वो भी समझ जाएगा। राइट, दोनों बैठ के याद कर लेना, ये सब चीजें सिंपल, ये सब कॉन्सेप्ट टेस्ट आ गया। एनर्जी ट्रैप बाय प्रोड्यूसर्स आर फर्दर कंज्यूम्ड बाय, सर तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर। आएगा, यहाँ पे आपका आएगा रिट्रीवर्स। राइट, यहाँ पे रिट्रीवर्स आएगा आपका यहाँ पे, एंड देन इट बिकम्स बाय ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन डी। राइट, कंज्यूमर्स और रिट्रीवर्स दोनों ऑप्शन डी। हाँ जी हाँ जी, आ गया जी, आ गया आंसर, आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, ओके, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर भी सिंपल है, आपने यहाँ पे कंज्यूमर जो खा रहे होते हैं प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को खा रहे होते हैं, दे आर कंज्यूमर्स। ये गाय तीसरी बार आई है हमारे सामने, अगर आप नोटिस करोगे तो। सर बहुत बार आई है। लास्ट टाइम भी आई थी, आज भी आई है, वापस आई है, और शी इज लुकिंग एट अस एंड ईटिंग ग्रास। कंज्यूमर, ये टाइगर जो वुल्फ खाने गया था। All right, and then we have this omnivorous human beings. Human beings आप जानते हो ना, they come at different trophic level. याद रखना, human beings will not come under a single trophic level. They can come at different trophic levels. They are no omnivores. Okay. So producers आपके यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे आपको एक food chain. You have a primary consumer, grasshopper. Then you have a secondary consumer. Then you have a tertiary consumer. अब मुझे बताओ कि इस पिक्चर के अंदर गलत क्या है? कोई हैंड रेज करके मुझे बताओ यहाँ पे कि इस पिक्चर में गलत क्या लग रहा है आपको। यहाँ पे करो हैंड रेज जल्दी और बताओ व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फूड चेन। थोड़ा तुम लोग, हाँ जी अंशिका शर्मा बताइए क्या गलत है इसके अंदर। तो इसमें एरो गलत है। अरे एरो नहीं बेटा, एरो ठीक है। तमन्ना ठाकुर बताइए मैं क्या बताऊं गलत है इसमें। सर, हाँ स्नेक हाँ की जगह स्पैरो कुछ ऐसा आना चाहिए था, लाइक। राइट, स्नेक की जगह यहाँ पे स्पैरो होना चाहिए था, क्योंकि स्नेक थोड़ी ग्रास ओवर खाता है। स्नेक ग्रास ओवर खा रहा है बेटा, देखो यहाँ पे दिखा के रखा है, स्नेक खा रहा है ग्रास ओवर, दैट इज अनट्रू। राइट, ऐसा थोड़ी होता है। आई होप सबको मालूम है स्नेक ग्रास ओवर नहीं खाएगा। सर स्नेक मेंढक खाएगा। It will eat frog, it will eat your small sparrow, rat, but not grasshopper. So that is wrong over here. बाकी सब यहाँ पे सही है। बाकी snake को hawk खा सकता है. So these are the things you will find. So you have a producer, primary consumer, secondary consumer, and then you have a tertiary consumer. Okay. All animal depends on plant. Directly या indirectly सब लोग plant के ऊपर depend करते हैं for their food need. Okay. अब there is something called as my grazing food chain. अब ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ पे वो होता है बेटा जहां जो आपका स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर्स से, राइट। सो ग्रेजिंग फूड चेन इज समथिंग व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोड्यूसर्स और वो आगे बढ़ेगा। सो प्रोड्यूसर से आपका रहा प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, वहां से इट इज गोइंग इनटू द सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज माय ग्रेजिंग फूड चेन। ओके। अब ग्रेजिंग फूड चेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लैंड पे मिलेगा, ये आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी आपको मिल सकता है।
So you can have your phytoplanktons, zooplanktons, तो वहां पे भी आपका ग्रेजिंग फूड चेन आपका वहां पे स्टार्ट हो सकता है. So it all starts with the producer. याद रखना, जब भी ग्रेजिंग फूड चेन की यहाँ पे बात की जाएगी, it will start from the producer. So producers will be there in the starting point. बताइए प्रिंस, बोलिए. सर बाकी भी तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं ना? नहीं, तो बताऊंगा आगे जाके. कुछ है यहाँ पे फूड चेन जो हम डिट्रीवर्स से स्टार्ट करते हैं, या मैं कहूँगा डिट्रस से स्टार्ट करते हैं. डिट्रिटस से स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट फूड चेन. वहां पे जो आपको डिकम्पोज होने वाला जो मैटर होता है ना, वहां से भी आपका फूड चेन चालू होता है. तो इसलिए वी हैव वन मोर टाइप, दैट इज माय डिट्रिटस फूड चेन. वो भी हम आगे देखेंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई. सो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होते हैं इन द ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर, और यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है. सो मोस्टली ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवर्स. जनरली आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं आपके हर्बीवर्स होते हैं, राइट, लाइक इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स. ओके. और अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक मोलस्का, वहां पे आपको मिल जाएगा. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक काम करो, मुझे आप एक छोटा सा फूड चेन बना के बताओ, हैंड रेस करके एक फूड चेन बनाओ, और मुझे चाहिए उसके अंदर कम से कम 5 ट्रॉपिक लेवल, 6 ट्रॉपिक लेवल मुझे चाहिए. चलो बताओ. सबसे पहले मुझे एक फूड चेन टेरेस्ट्रियल. कौन है जो हैंड रेस करके मुझे बना के देगा यहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जिसके अंदर मुझे चाहिए मेरे यहाँ पे कम से कम 6 ट्रॉपिक लेवल. अरे चलो चलो, हैंड रेस करो, बताओ. फूड चेन बनाना है आपको यहाँ पे. हाँ चलो, हिम्मत सिंह बताओ, पहला क्या आएगा? ग्रास को ऊपर खाएगा. अरे धीरे 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 धीरे, आराम से. यू हैव अ ग्रास, और ग्रास को मेरा खा रहा है यहाँ पे मेरा ग्रास ऑपर. और कुछ अलग बताओ बेटा, वो पिक्चर वाला मत बताओ, कुछ और बताओ, कुछ और, कोई और इंसेक्ट बोलो. सिर्फ ग्रास को प्राउन खा लिया. कौन खा लिया? सो आर्थ्रोपोड नहीं जाए. ठीक है, लोकस्ट. लोकस्ट एक अलग इंसेक्ट है, लोकस्ट ने खा लिया. ठीक है, इसने खा लिया, लोकस्ट नाम के इंसेक्ट ने उसे खा लिया. ठीक है, फिर उसके बाद फिश को फ्रॉग खा लिया. कौन खा लिया? फ्रॉग. फ्रॉग. हाँ ठीक है, फ्रॉग खाया. ओके, फिर उसके बाद स्नेक. स्नेक के बाद ईगल. ईगल के बाद अभी भी हमें एक और करना है. 5 हो गए, एक और हमें ऐड करना है यहाँ पे. बोलो. सर मैं ऐड करूं? बोलो अभिषेक, कौन खा रहा है ईगल को? डिट्रस सर. कुछ और बता दे बेटा यहाँ पे. या स्नेक की जगह यहाँ स्नेक के बाद कुछ और डालते हैं, फिर उसको कुछ और खिला देते हैं आप वहां पे. सर एग्गिल को माइक्रोब तो कोई बात नहीं, वो लेकिन वो आ रहा है ना डेथ के, मुझे डेथ नहीं करानी ईगल की. मैं चाहता हूँ कि इसको आके कोई खाए. या फूड चेन वापस से बताओ मुझे यहाँ पे, बताओ. लेट्स डू वन थिंग. कैसे, क्या चेंज हम इसके अंदर कर सकते हैं? शिखा बताइए, इसके अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा यहाँ पे 6 ट्रॉपिकल का हमारे यहाँ पे बन जाए. बोलो. सर मैंने जो लिखा है मैं वो बताती हूँ. बोलो. मैंने लिखा है प्लांट, उसके बाद प्लांट को खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा बर्ड, बर्ड के बाद ईगल. आपका तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, आपका तो और भी अलग है. अरे बेटा कैसे चलेगा? चलो फ्रॉग तक यहाँ पे आपका ठीक है, फ्रॉग तक आपका यहाँ पे ठीक है. उसके बाद थोड़ा चेंज कर दो. चलो स्नेक तक आपका यहाँ पे ठीक है. नाउ आफ्टर स्नेक यू हैव टू मेक समथिंग. अब हम एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे. स्नेक से आप यहाँ बना लो आपके यहाँ पे मुंगूस, राइट. और मुंगूस से आप यहाँ बना लो आपका यहाँ पे लेट्स से लेपर्ड. ये बन सकता है मेरे यहाँ पे एज अ फूड चेन. बन गया, ये पॉसिबल है ना मेरे यहाँ पे. सो यू हैव T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6. बोलो अभिषेक, क्या चाहिए आपको? सर लेपर्ड को क्रोकोडाइल. लेपर्ड को क्रोकोडाइल. T7. अगर लेपर्ड पानी में गया तो अभिषेक सही है. अच्छा ठीक है, नाउ टेल मी फॉर द एक्वेटिक वन. टेरेस्ट्रियल का हो गया मैंने यहाँ पे, मुझे बताओ एक्वेटिक फूड चेन के बारे में. सो मेक अ फूड चेन फॉर द एक्वेटिक. 6 ट्रॉपिक लेवल. चलो कौन करेगा हैंड रेजर, बताओ. क्या बेटा क्रिएटिविटी कहाँ गई आप लोगों की? अच्छा अभिषेक बताना चाहता है.
कोई दिल्ली से बेटा, दिल्ली से, नो वन फ्रॉम दिल्ली। चलो मुस्कान कुमारी आप ट्राई करो, बोलो एक्वेटिक का बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए मुस्कान बताइए, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके बाद क्या बनेगा? Yes, sir. दीज आर माय प्रोड्यूसर्स। हाँ बोलो मुस्कान, बोल ही नहीं रही। अच्छा अभिषेक बताओ, आप बताओ क्या बनेगा इसके बाद, बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर जू प्लैंकटन। राइट, तो याद रखना आपके प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे आपके हमेशा होंगे, आपके यहाँ पे जू प्लैंक्टन। फिर उसके बाद सर फिश। सर Sir, फिश small स्मॉल लार्वा। फिश, स्मॉल फिश कर दो यहाँ पे, स्मॉल फिश कर दो, तो आप इसे बढ़ा सकते हो ना फिर, स्मॉल फिश। ठीक है, फिर सर फिर शार्क। अरे सर तो लार्वा। हाँ लार्ज फिश रखो यहाँ पे, यू कैन मेक इट लाइक अ लार्ज फिश। शार्क कर दिया तो कैसे बनेगा, वो लंबा वाला फूड चल रहा है यहाँ पे अभिषेक। देन इट विल टेकन बाय अ लार्ज फिश। देन उसके बाद सर अल्ट्रा लार्ज फिश। अल्ट्रा लार्ज नहीं, ठीक है। तो आपकी लार्ज फिश यहाँ पे आ गई ना। इसके बाद वी कैन ऐड ओवर है, बेर डाल देते हैं यहाँ पे, बेर याद है ना, पोलर बेर, और ये बेर खाते हैं लार्ज फिश को। यस सर, यस। राइट, इसको हम ज्यादा लंबा नहीं कर रहे, नहीं तो हम कर सकते थे स्मॉल फिश, लार्ज फिश, अल्ट्रा लार्ज फिश, हम कर सकते थे, बट लेट्स सर क्रोकोडाइल। सर स्मॉल फिश को हम क्रैब से तो चेंज कर सकते हैं। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि हम यहाँ पे क्रैब डाल दे, लेकिन क्रैब को कौन खाएगा फिर, फिश ना। यस सर। तो ऐसे नहीं कर सकता ना अभिषेक, तूने क्रैब डाला फिर बोलोगे तुम स्मॉल फिश देन लार्ज फिश, वैसे नहीं कर सकते तुम। क्रैब डालने के बाद तुम्हें एक ही फिश डालनी पड़ेगी फिर वहां पे, ऐसा नहीं होता कि क्रैब को पहले स्मॉल फिश खाएगी फिर से लार्ज फिश खाएगी, वैसा नहीं होता। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें कौन था यहाँ पे क्रोकोडाइल। बेर को फिर क्रोकोडाइल, ये आपने अच्छा नया पता लगा लिया ना कि एंड में क्रोकोडाइल डाल दो, वो खा ही लेगा। सो दीज आर द ट्रॉपिक लेवल। सो चलिए ये सब तो हम ऐसे ही ड्रिल कर रहे हैं, बट आप ये बात याद रखना कि एक्वेटिक के अंदर इट ऑल स्टार्ट्स विद द फाइटोप्लैंक्टन, और प्राइमरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे जू प्लैंक्टन ही होगा। और आप एक और बात ध्यान रखना कि हम तो यहाँ पे काफी लंबे लंबे यहाँ पे फूड चेन बना रहे हैं, बट नेचर के अंदर 4 या 5 से ज्यादा नहीं होते जनरली, बिकॉज एनर्जी ऊपर जाते जाते वक्त काफी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा होता है ना, वो आपका कम होता जाएगा। सो यू हैव लेस एनर्जी ओवर हियर, यहाँ पे इतनी एनर्जी होगी, और जो इतनी यहाँ पे जाएगी वहां पे कम हो जाएगी। सो एनर्जी का जो आपका फ्लो होगा यहाँ पे, आपका 10% कम होती है। 10% आपका कम होता जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपका फूड चेन बहुत लाइक लंबा नहीं होता, या रादर आई वुड से बहुत ज्यादा ट्रॉपिक लेवल आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे एडेड नेचर में ट्रॉपिक लेवल आपको 4 या 5 तक मिल जाएंगे, नॉट बियॉन्ड दैट, जनरली यू डोंट फाइंड बियॉन्ड दैट। ओके चलो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं, मोस्टली ऑल प्राइमरी कंज्यूमर आर। अब इसका आंसर आप अनम्यूट करके जोर से दे देना। हेर्बीवर्स। सर हर्बीवोर्स। हर्बीवोरस। बिल्कुल। किसी ने छोटी कक्षा के बच्चे को भी लेके आ गए हैं मीटिंग के दौरान। मुस्कान। हाँ मुस्कान, ये मुस्कान, मुस्कान कुमारी ना, मुस्कान कुमारी बेटा फोन आएगा बेटा घर No, पे। sir. सर आपने बोला था ना आप स्लाइड अपने- दिखाने को। तो हम लोग तो सही मिले हैं कि आ जाओ क्लास चल रहा है। ठीक है चलो, सो नाउ यू हैव अ फूड चेन एंड फूड वेब ओवर हियर। तो अब ये सब सिंपल है बेटा, आई वोंट बी रिपीटिंग ऑल दोस थिंग्स, राइट। Producers, primary consumers, secondary consumer, decomposers, you know all those things, right? These are simple things. So you have a grasshopper, grasshopper यहाँ पे आपका frog को खा रहा है, frog is been eaten by a snake, snake को खा रहा है यहाँ पे आपको eagle. So that's a food chain you will find over there. और जब ये सारे interconnected आपके यहाँ पे होते हैं, then we call them as a food web, right? जब ये आपके interconnected यहाँ पे होते हैं, then we can call them as a food web, right? So types of food chain, you have a grazing food chain and you have a detritus food chain. अब डिटेटस फूड चेन यहाँ पे क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास हम स्टिल हैव सम टाइम ओवर हियर, लेट्स सी दैट। डिटेटस फूड चेन में आपको क्या मिलेगा, दैट इट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो फॉर एग्जांपल आपके नीचे लीव्स गिरे हुए, या फिर आपका कोई कारकस है, किसी एनिमल का कारकस है, तो यहाँ से आपको फूड चेन चालू होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, सो यू हैव योर डीकम्पोजर्स, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इवन अर्थवॉर्म हो गया, ये सारे आपके यहाँ पे होते हैं। दे विल एक्ट ऑन द डिटेटस, right? Decomposers secrete enzymes that break down the dead and waste material into simple organic matter. Okay? तो ये आपके यहाँ पे टर्माइट्स हो गए, बीटल्स हो गए,
ये हेल्प कर रहे हैं डिकम्पोज करने में। ओके, अब जब मैं बात करता हूँ डिट्रेटस फूड चेन के बारे में, तो यहाँ पे हम ये जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है ना जो सॉइल के अंदर है, जैसे आपका यहाँ पे आपका एक पेड़ पड़ा हुआ है, यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होगी। सो लेट मी शो यू ओवर हियर। सो यू हैव अ डिट्रेटस, इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहे हैं आपके यहाँ पे डिट्रीवर्स, मतलब बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, अर्थवॉर्म इसे खा रहे हैं। इनको भी कोई खाएगा, इनको भी कोई कंज्यूम, अज्यूम कर लो कि आपका अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म को कोई दूसरा इंसेक्ट आके खा रहा है। सो डिट्रीवर्स को भी कंज्यूम करने के लिए यू विल हैव सम कंज्यूमर्स, और उन कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने के लिए यू विल हैव सम अदर कंज्यूमर्स, राइट, व्हिच कैन बी स्मॉल कार्निवर्स और लार्ज कार्निवर्स। तो याद रखना डिट्रेटस फूड चेन जो आपका यहाँ पे होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डिट्रेटस and then it will go forward and you will have a small carnivores and large carnivores आपको में मिल जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा बना के बताऊं, so you have a detritus, you have detritus over here, right? इसको मेरा समझो कंज्यूम कर रहा है मेरा यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज माय अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मेरा इसे यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। अब अर्थवॉर्म को मेरे यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है मेरा यहाँ पे स्मॉल स्पैरो, और आई कैन सिंपली राइट अ स्पैरो ओवर हियर। स्पैरो से यहाँ पे कंज्यूम कर रही है, और इस स्पैरो को यहाँ पे आपका कंज्यूम कर रहा है आपके यहाँ पे स्नेक, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फूड चेन विच हैज बीन जस्ट फॉर्म्ड ओवर हियर। सो याद रखना जब भी हम बात करते हैं डिट्रेटस फूड चेन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एज अ DFC, तो ये जो आपका फूड चेन आपको यहाँ पता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिट्रेटस and then it will go towards the earthworm, then to sparrow and then to the snake. So like I just give you one of the example over there. तो ये start आपका यहाँ से होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ what में grazing food chain, when I discuss about the grazing food chain, तो grazing food chain आपका हमेशा start होता है from the प्रोड्यूसर, your producer, जिसको मैं यहाँ पे grass लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं grass, और I can simply call it as a producers. Producers से मेरा हमेशा start होगा मेरे यहाँ पे grazing food chain। अब अगर आपको कोई पूछना कि ज्यादा इकोलॉजिकली बेनिफिशियल या कौन सा ज्यादा बेटर होता है यहाँ पे, देन यू कैन से DFC, डिट्रेटस फूड चेन इज मच मोर बेटर देन द ग्रेजिंग फूड चेन। ये हम बाद में समझेंगे, जब मैं आपको एनर्जी फ्लो समझा रहा हूँ तब आप ये समझोगे, बट फिलहाल के लिए याद रखना दैट माई डिट्रेटस फूड चेन इज स्लाइटली बेटर देन द ग्रेजिंग फूड चेन, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हेन विल अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, तो हम उसे वहां पे समझेंगे। बट फिलहाल के लिए इतनी बात आपको यहाँ पे आ जाती है। सो हैव अ ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विद द ग्रीन प्लांट्स, द कंज्यूमर व्हिच स्टार्ट्स द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट एज देयर फूड, राइट। ग्रेजिंग फूड चेन आपका हमेशा चाहे एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। आप देखो यहाँ पे एक्वेटिक फूड चेन, यू हैव अ फाइटोप्लैंक्टन, यू हैव अ ज़ूप्लैंक्टन ओवर हियर, ज़ूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश से आपका ईगल, राइट। ये आपका हो गया एक्वेटिक वाला। टेरेस्ट्रियल वाला तो सिंपल होता है, दैट्स अ सिंपल वन। DFC एंड GFC आर कनेक्टेड एट सम लेवल, बिल्कुल एक लेवल पे ये लोग कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपका डिट्रेटस से आपका टर्माइट पे गया, टर्माइट ने खाया इस टर्माइट को खाया स्पैरो ने, ओके। ग्रेजिंग फूड चेन में आपका प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरी स्पैरो है ये मेरे इंसेक्ट को डायरेक्टली खा लें, ये भी हो सकता है। तो ये लोग भी यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। So can find number of interconnection can be seen over here। देखो यहाँ पे आपकी स्पैरो खा रही है आपके ग्रास हॉपर को, या आपका फ्रॉग खा रहा है इस इंसेक्ट को, यहाँ पे इस टर्माइट को खा रहा है। सो योर डिट्रेटस फूड चेन एंड द ग्रेजिंग फूड चेन आर कनेक्टेड एट सम लेवल, और जब ये कनेक्शन आपको दिखता है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ फूड वेब। व्हेन यू फाइंड सच कनेक्शन, सो यू कैन कॉल सच कनेक्शन एज अ फूड वेब, तो इसको आप यहाँ पे फूड वेब कह सकते हो, ओके। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ फूड वेब, तो सिंपल है। A food web is a natural interconnection of a food chain। ये simple है, I won't be explaining this thing to you, this is quite simple। ये आप बचपन से बना रहे हो, 9वीं कक्षा से आप ये सब कर रहे हो, so it's simple for you to understand, ठीक है। सब लोग यहाँ पे इंटरकनेक्टेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। याद रखना रैबिट को स्नेक खा रहा है, उल्टा नहीं है ये रैबिट जाके स्नेक पकड़ रहा है, वैसा नहीं है। So there's something we have done, then we have, so that's my grazing and detritus food chain। अब ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। ये अभी आप देख लो यहाँ पे दैट ट्रांसफर एनर्जी स्टार्ट्स कहाँ से हो रहा है, एक जगह हो रहा है प्रोड्यूसर से, एक जगह हो रहा है आपका डिट्रेटर से, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से। लेस एनर्जी फ्लो थ्रू दिस, मोर एनर्जी फ्लो थ्रू दिस। वो ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में सीखेंगे। ड्यूरिंग द एनर्जी फ्लो विल अंडरस्टैंड एंड व्हाई दैट हैपेंस, बट फिलहाल के लिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है वो आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। चलो एक कॉन्सेप्ट ऐसा हम यहाँ पे कर लेते हैं।
BFC and GFC are connected to some level which leads to what? हैंड रेस करो इसके लिए, बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर? आवाज नहीं आई बेटा, आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी, -5 आवाज नहीं पहुंची आपके यहाँ पे। Sir, option A. हाँ पहुंच गई आवाज, ठीक है, यस ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, यस फूड वेब इज द गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, सिंपल है। अब एक काम करना है आपको यहाँ पे कि ये आपका चैप्टर जो है अभी तक हमने यहाँ पे किया है ना, यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी फ्रॉम योर साइड, एनसीईआरटी पढ़ना चालू करो एंड रिवाइज करो इतनी चीजों को आप यहाँ पे, और उसके बाद विल कैच अगेन, हम लोग को कल वापस मिलेंगे, बट कल शायद से वी विल बी डूइंग रिवीजन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि आपका टेस्ट आ रहा है ना, आई विल लेट यू नो दैट क्या करेंगे हम कल, शायद लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू टुमारो, और एल्स यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर और यू कैन हैव सम रिवीजन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। आप क्या प्रेफर करोगे, ह्यूमन हेल्थ का रिवीजन या ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बोलो। सर चैप्टर कंप्लीट करते हैं फिर लास्ट में। चैप्टर कंप्लीट कर सर लेते हैं। रिवीजन चैट में डालो, चैट में लिख दो, अरे ऐसे तो याद नहीं रहेगा, वो ये चैट में डालो, फिर मैं आराम से रात को पढ़ के देखूंगा कितनों ने रिवीजन बोला, कितनों ने चैप्टर कंप्लीट बोला। सो रिवीजन या चैप्टर कंप्लीट वहां पे आप डाल दो, सो विल डू दैट। ऐसा हो तो करा लेंगे, रिवीजन करा लेंगे हम लोग वहां पे चैप्टर का, ताकि आपका टेस्ट में अच्छा स्कोर आ जाए, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो जस्ट राइट योर थिंग्स इन द चैट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अगले लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक लेवल एंड विल अंडरस्टैंड कि टॉपिक लेवल में हम क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, सो वो समझेंगे। सो द चैप्टर विल नॉट टेक मोर देन 1 मोर लेक्चर, एक लेक्चर और आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान रखना। चलो, so now let me stop the screen share. बेटा 1 सेकंड रुकना। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ जी, तो ना बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए।